Good morning, student. I hope you will well and enjoying the holidays of COVID-19. But now you come serious about your education, about your studies, because the final year है ये. इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर उसको ठीक से न समझा जाए तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है. आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा था और इकोनॉमिक्स के बारे में आपने ये जाना था कि होल इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स माइक्रो, छोटा, MICRO, माइक्रो मीन्स छोटा, एंड मैक्रो MACRO, मैक्रो, MICRO मैक्रो. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स विस्तार से, यानी किसी चीज़ को बड़े में जाना जाता है. जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, जब हम व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वह माइक्रो कहलाती है. इकोनॉमिक्स की भाषा में जब आप बात करते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में आप अपने परिवार को लेते हैं, आप अपने परिवार के लिए इनकम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार के लिए सारे डिसीजन लेते हैं. तो आप अपने आप पे आपकी जो इनकम आपने उनके जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप उसके लिए इनकम का रिसोर्स बनाते हैं, इनकम गेन करते हैं, तो उसको इनकम को इन्वेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, सेटिस्फैक्शन अपने आप को लाते हैं कि आपकी पूर्ति पूरी हो जाए. ये सारे जो पर्टिकुलर आपने डिसीजन लिए, पर्टिकुलर आपने इन्वेस्ट किया, पर्टिकुलर आपने कंजप्शन किया, जो आपने पर्टिकुलर कंजप्शन किया उसमें आप इंडिपेंडेंट थे. You are free from to take their decision, you are free from to take their investment. All of activities are related only for you, not for your whole village or whole town or whole state. You are governed only for in your home. This is called the microeconomics. क्या आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, उसी तरह अगर किसी फर्म की बात करें तो फर्म भी इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल अपना डिसीजन लेती है, एम्प्लॉयज रखती है, इन्वेस्ट करती है, सारी चीज़ें करती हैं और जो कुछ भी निर्णय लेती है वह अपने आप को, अपने को बेस्ट करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. ये सारे फैक्टर्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट सेशन में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, सप्लाई पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी थी. ये पढ़ी थी कि जो डिमांड है वह कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, सप्लाई कब बढ़ती है, सप्लाई कब ज़्यादा होती है, प्राइस कहाँ पे तय किया जाता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट क्या है. ये सारी चीज़ें, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का सप्लाई पे ऐसा कितना पड़ता है, ये सारे फैक्टर्स पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये ठीक है, इंडिविजुअल सभी कर रहे थे, आखिर ये माइक्रो की बात आई कहाँ से कि जब ये माइक्रो सब एक इंडिविजुअल कर रहा है, सारी अर्थव्यवस्था रूटीन में चल रही है,
तो ये उसी तरह चलते थे, ये वर्ड क्यों चेंज किया, उनको डिफाइन किया गया, क्यों डिफरेंट किया गया। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 1930 में जो डिप्रेशन पीरियड आया था, वर्ल्ड की आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें जितने कैपिटलिस्ट कंट्री थे उनकी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी थी। उनके लिए उनकी पोजीशन जो बहुत डाउन हो चुकी थी, वहाँ पे ये सोचने को विचार किया गया कि क्या ये जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल वे में ही चलेगा, तभी क्या कंट्री डेवलप करेगा। क्या इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन ही कंट्री के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को नए सिरे से सोचने का फर्स्ट टाइम एक एनालाइज तरीके से कोशिश किया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो इकोनॉमिक्स के माइक्रो फैक्टर्स को देख के, डिप्रेशन की कंडीशंस को देख के एक लेक्चर किया था और एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने इस चीज को शो किया था कि डेवलपमेंट कैसे होगा। पुस्तक में उन्होंने अपने तर्क दिया था कि जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि 1929 डिप्रेशन पीरियड में बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके थे। इकोनॉमिक्स में जो मनी सर्कुलेशन बंद हो चुका था, लगभग बहुत कम हो चुका था, अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुकी थी, 30% से ऊपर लोग बेरोजगार हो चुके थे, इकॉनमी रेट 3% पर आ चुकी थी, चारों तरफ डिप्रेशन की कंडीशन थी। अमेरिका ऐसे कैपिटलिस्ट कंट्री में भी बहुत खराब कंडीशन हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के बाद ने कहा कि अगर एम्प्लॉयमेंट को प्रोड्यूस किया जाए तो इकॉनमी ग्रोथ करेगी। बट हाउ इकॉनमी को ग्रोथ कैसे मिलेगा? इकॉनमी को ग्रोथ तब मिलेगा जब इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट कहाँ से होगा? इसके लिए एक नीति बनाई जाए और वह नीति जो निर्णय ले, इंडिविजुअल नहीं एग्रीगेट निर्णय ले, एक समूह के एक संपूर्ण स्तर धर के एक ऐसा निर्णय ले, पुश करें इन्वेस्टमेंट को, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, इनकम बढ़े, मनी का सर्कुलेशन हो और फिर अर्थव्यवस्था ग्रोथ में आ जाए। और वहीं से ये जो एग्रीगेट की बात आई, एक इकोनॉमी के डिसीजन की बात आई, एक होल को लेकर के चलने का कॉन्सेप्ट लिया हुआ, वही जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो MACR मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को प्रूव किया। ओके, क्लियर? नाउ अब हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिचुएशन देश में इकोनॉमिक कंडीशन पर ये डिटरमाइन किया गया कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। लेट अस एक्सप्लेन अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। When economic problems are issues to write, consider small economics unit. Small economics units में जब स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट में जब किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है, ही कैन टेक डिसीजन कि वह क्या कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा, उसको ये आवश्यकता है कितनी है। और प्रोड्यूसर वह भी अपना है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ कितना करेगा, कब तक करेगा, उसको कब तक वह कर सकता है, या डिपेंड करता प्रोड्यूसर में कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वह कब तक संतुष्ट है, कहाँ तक संतुष्ट है और कब तक वह प्रोडक्शन करेगा।
आपने लास्ट टाइम पढ़ा प्रोडक्शन भी कहाँ तक है, जब तक उसको मिनिमम प्रॉफिट होता रहता है तब तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, और कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता है जब तक उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम की कंडीशन में रहती है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर होता है कि वह अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। उसका सेटिस्फैक्शन जब तक वो मैक्सिमाइज रहेगा तब तक वह किसी भी चीज़ का कंज्यूम करता रहेगा, तो और प्रोड्यूसर भी तब तक करेगा जब तक प्रॉफिट। जो कंज्यूमर का ये बिहेवियर है वह डिमांड की थ्योरी को प्रोड्यूस करता है। इसकी थ्योरी को प्रोड्यूस करता है डिमांड की थ्योरी को, कि जब उसका सेटिस्फैक्शन होता है वो और डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करता है। तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड हो गई जो कि कंज्यूमर के बिहेव को रिलेट कर रही है, जबकि जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर जिसका उद्देश्य है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, वह थ्योरी ऑफ सप्लाई को प्रोड्यूस करता है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई तब तक वो करेगा जब तक उसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की रेंज क्या है या प्रॉफिट का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है, ये जान लीजिए कि कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी लॉस में किसी चीज़ का प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर इंडिविजुअल बिहेवियर है, प्रॉफिट है, डिमांड है, सप्लाई है, और प्राइस क्या होगी, प्राइस किस जगह डिसाइड होगी, प्राइस की थ्योरी क्या है, किसी भी वस्तु का मूल्य कहाँ निर्धारित होगा, ये सारी की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स से की जाती है। वी हैव रीड अबाउट देम। ठीक, हमने लास्ट टाइम में ये पढ़ा कि ये जो है डिमांड की क्या थ्योरी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी हमें सीआर में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टडी अबाउट द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, हम इकोनॉमिक सिस्टम के एग्रीगेट बारे में पढ़ते हैं, यानी एग्रीगेट यानी काफ़ी विस्तार से उसको पढ़ते हैं, विस्तार के साथ पढ़ते हैं, जिसका कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूरा एक समूह में क्या चीज़ें हैं जिनका हमें एनालाइज करना है। तो ये ट्राई माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमिक एज होल, वो उन सारी सिचुएशन को देखता है जो कि होल इकोनॉमिक्स को गवर्न करती है। मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसीडर्ड द डिटरमाइंड ऑफ, ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, एग्रीगेट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है किसको डिटेक्ट कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा है एग्रीगेट कंजम्पशन। यहाँ आपने इंडिविजुअल कंजम्पशन पढ़ा है, यहाँ पे एग्रीगेट कंजम्पशन, यानी अब वो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर नहीं है, एक एग्रीगेट कंजम्पशन कितना हो रहा है, उस कंजम्पशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, और उस कंजम्पशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंजम्पशन को बढ़ा रही हैं, इसकी स्टडी की जाती है। इस कंजम्पशन से डिमांड थ्योरी जो डिमांड की जा रही है वह एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी पड़ती है कि एक समूह की मांग क्या है, किस चीज़ की मांग है, एक ही तरह के प्रोडक्शन में किस क्वालिटी की डिमांड कितनी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ किस लिए है, उसके चाहे वो क्वालिटी बेस पे हो चाहे प्राइस लेवल पे हो, तो उसकी डिमांड कितनी है इसको दिखाया जाता है। और फिर उसकी सप्लाई कैसी हो सकती है, उसकी सप्लाई क्या होती है, ये चीज़ें जो एग्रीगेट कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, और ये एग्रीगेट प्राइस के लेवल है, ये सारी चीज़ों की स्टडी जो हमने इंडिविजुअल की थी उसको एग्रीगेट रूप में कर रहे हैं, क्लियर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस। तो ये चीज़ें हैं। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये की पूरी अर्थव्यवस्था पूरे इकोनॉमिक्स को गवर्न कौन करता है,
गवर्न कौन होता है? इकोनॉमिक एजेंट। हु आर द इकोनॉमिक एजेंट? इकोनॉमिक एजेंट कौन है? इट मीन्स दोज इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन। वो इकोनॉमिक डिसीजन है मीन्स द इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूशंस हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। जो आर्थिक निर्णय लेता है वह इकोनॉमिक एजेंट है। वह इकोनॉमिक एजेंट कई तरह से हो सकते हैं। दे कॉन्फिडेंस दे कैन बी कंज्यूमर। कंज्यूमर भी इकोनॉमिक एजेंट है, जो ये डिसाइड करता है कि उसे कितना, कब और कैसे कंजम्पशन करना है, कंज्यूम करना है। और दूसरा प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, वह कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोवाइड करता है, या उसको डिसीजन लेता है। तो ये जो डिसीजन टेकर है कंज्यूमर और गुड एंड सर्विसेज, ये जो डिसीजन ले रहे हैं इकोनॉमी के, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एजेंट, जो कि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाते हैं। इसके अलावा जो ये जो है, इसके साथ साथ आर्थिक एजेंट में इकोनॉमिक एजेंट में एसबीआई, आरबीआई इंस्टीट्यूशन, एसबीआई और आरबीआई से भी और आरबीआई इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस तरह के डिसीजंस को लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर इकोनॉमी को गवर्न करते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी जो इकोनॉमी है वह उनकी पॉलिसी मेंट होती है और इकोनॉमी को अंदर जाता है ना। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है और इकोनॉमिक्स गवर्न कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स पर इफेक्ट डालते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल इनकम। यू आर द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी होता है कि उसी आधार पे आगे के चैप्टर रिलेट करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। You see this video and make your notes. Thank you.